हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होने वाला है अभी जून के लास्ट में, जो एंट्रेंस टेस्ट इसका होने वाला है, उसके अंदर आने वाले इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन के बारे में। तो उससे पहले छोटा सा मैं इंट्रो आपको दे दूं। ये दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है और इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपके 3 सेक्शंस जो हैं जो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। पहला जो आपका सेक्शन आता है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स ये सब चीजें आ जाएंगी। सेकेंड पोर्शन जो कम्युनिकेशन स्किल्स का है उसके अंदर आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी आता है और कम्युनिकेटिव यानी कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसी में ही आज हम ग्रामर पोर्शन जो आपका आता है इंग्लिश का, जिसके अंदर आपके सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये काफी सारी चीजें आती हैं, तो उसको हम एक थोड़ा सा इसमें ओरिएंटेशन में आपको दूंगी कि आपके किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अभी मैं खाली आपको एक ओरिएंटेशन दे रही हूँ, मतलब छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इसके आपको डिटेल अगर क्लासेस में जाना है, ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में आके। और हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस चल रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आके भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस में आपको और अच्छे से सिखाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होकर आने वाले हैं पेपर के अंदर। और आपको मैं दोबारा से याद दिला दूं कि जून के एंड में एग्जाम है और इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपके नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक मान के चलिए, ठीक है, वो आ जाएंगे, मई के स्टार्टिंग तक आ जाएंगे। और आपको ये फॉर्म, जिन बच्चों ने अभी 10th का एग्जाम दिया है उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए और जून के लास्ट में इसका एंट्रेंस टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें एडमिशन लेने की तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 11th 12th भी आपकी इसके साथ साथ हो जाएगी और आपका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट आपको आगे मिल जाएगा। तो चलिए आगे इसके बारे में और जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में किस किस तरीके के टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं कि इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, ठीक है, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारे ही इसके अंदर आ जाते हैं। मान लीजिए ग्रामर का छोटा सा पोर्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी, ये मतलब नाम पढ़ने में एक है लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टेंसेस। यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मतलब जो टॉपिक्स है ना वो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको ये मान लीजिए 3rd 4th 5th क्लास से आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं, मतलब टेक्निकल जो चीजें होती हैं वो आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अभी आपने 10th में भी, इवन 9th में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके फ्रेम होकर आते हैं पेपर में। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन पर अगर हम आपको जो जिस तरीके से पढ़ाएंगे आपको ईजी लगेगा और आप इसके क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में आते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, जो आपके स्टेटमेंट होती है वो एक्टिव में होती है, आपको पैसिव में कन्वर्ट करनी होती है। नरेट करना एक तरीके से, यानी कि किसी की स्पीच को, मतलब किसी ने कुछ बोला है उसको कन्वर्ट करके रिपोर्टेड स्पीच में लिखना, तो ये वाला आपका जो पोर्शन है। देन आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसके अंदर काफी सारे ईडियम्स जो हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस किस तरीके के ईडियम्स या फ्रेजेस जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ज्यादा मतलब डिफिकल्ट आप इसको मान के मत चलिए। आपके 20 क्वेश्चंस इसके अंदर से आएंगे जो 40 मार्क्स के हैं, तो 20 में से मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन भी आपकी ग्रामर के पोर्शन से पूछे जा रहे हैं तो आपके जो है वो, आप अगर ये इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप उन 10 क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जो है वो काफी सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन से रिलेटेड आए थे, तो आपको ये लग रहा होगा कि ग्रामर पोर्शन से इतना नहीं आएगा, बट इस साल आप हर साल का पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो सकता है लास्ट ईयर उन्होंने जो फोकस है वो कम्युनिकेशन पे रखा और इस साल वो एकदम कन्वर्ट कर दे, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट क्या होगा, अभी आप लोगों का एग्जाम देते टाइम माइंडसेट होगा कि जो पोर्शन है जैसे कम्युनिकेशन से पहले आया था तो इस साल भी कम्युनिकेशन से आएगा। तो ये यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं, हम उस टॉपिक को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं जो हो सकता है ग्रामर में इस बार पूछा जाए, उस ग्रामर के पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए।
ठीक है। सो इसमें और भी टॉपिक्स आपके सिनोनिम एंटोनिम्स याद करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, कुछ आप पढ़िए, ठीक है। कुछ आपको अगर मिलता है तो डेली के कुछ नए वर्ड सीखिए, और कुछ वर्ड्स जो है हम आपको भी सिखाएंगे जिससे कि आपका जो सिनोनिम एंटोनिम्स का टॉपिक है वो थोड़ा सा पक्का हो जाए। अब सारे वर्ड्स करना तो इतना पॉसिबल नहीं होता, बट जो मेन वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, उन सभी को हम आपकी क्लासेस में भी डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस का एक एग्जांपल देके बताऊंगी कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि या एक पूरे सेंटेंस को वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करके दे देना, यानी कि अगर इस सेंटेंस को अगर आपको पूछा गया है तो उसमें किस किस तरीके के आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, कि आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस में ये क्या है। ठीक है, सो द कोच जम्प्ड फॉर जॉय। अब आप द कोच जम्प फॉर जॉय में पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि द कोच जो है वो क्या है, जम्प्ड क्या होगा और फॉर जॉय क्या होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस का क्या है, तो सब्जेक्ट अगर आपका द कोच है, कोच के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद कोच के बारे में क्या बात हो रही है कि जम्प्ड, ठीक है, तो वो कूदा फॉर अ जॉय, मतलब कि आउट ऑफ जॉय वो कूदा एकदम से, तो जम्प्ड जो है वो उसकी क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, सो दैट इज अ वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंस को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। वाओ दैट वाज स्कैरी। ठीक है, वाओ इट इज एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन एक तरीके का। तो अब इन चार में से क्या हो सकता है, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रेपोजिशन, वर्ब। फटाफट से सोचिए कि इसके अंदर ये क्या हो सकता है। ठीक है, अपने माइंड में थोड़ा सा आप गेस करके चलिए कि इसमें आपका जो आंसर है वो इंटरजेक्शन होगा, नाउन होगा, प्रेपोजिशन होगा या वर्ब होगा। वाओ जो एक्सप्रेशन है, जैसे हम बोलते हैं ना शॉक से बोलते हैं, कोई चीज एकदम से शॉक हो गए, ठीक है, वाओ, अलास, मतलब एक तरीके से ये कुछ वर्ड्स जो होते हैं ये किसका पार्ट है। आई होप आपको आंसर अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर हम पता करते हैं। इसका जो आंसर है वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, सो ये नाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी का नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग नहीं है। ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं हो सकती, जो आपको पता है कि प्रेपोजिशन क्या है। ठीक है, आपकी प्रेपोजिशन ये हो जाती है ऑफ, ठीक है, ये टू, ये सारी की सारी आपकी प्रेपोजिशन का पार्ट्स है। और वर्ब भी कोई क्रिया भी नहीं हो सकती क्योंकि हमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका किसका पार्ट है, जितने भी एक्सप्रेशंस आपके होते हैं ये इंटरजेक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, सो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो आंसर है वर्ब जो है, ये फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर है जम्प्ड का। जो जम्प्ड आपकी वर्ब है, कोच आपकी नाउन है। अगर आपसे कोच पूछा जाता तो आप क्या करते हैं इसमें, मार्क नाउन, लेकिन नाउन इसमें नहीं है क्योंकि कोच के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। Wow, that was scary. तो wow जो है वो आपका interjection है. It is not a noun, it is not a preposition, it is not a verb, it is an interjection. Okay? So next स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है टेंसेस। अगर आपको टेंसेस में से कोई क्वेश्चन आता है, चलिए ये दो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। टेंसेस आपका बहुत ही घिसा पिटा टॉपिक मैं मान सकती हूँ, आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। रूल्स को अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम आपने बहुत बार पढ़ लिया तो हम नहीं पढ़ेंगे। जिस चीज को आप बहुत बार पढ़ते हैं उसमें आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो आता है, ग्रामर तो पढ़ते आ रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उस चीज को दोबारा से जैसे रिवाइज कराया जा रहा है, जिस तरीके से क्लासेस में कराया जा रहा है उस तरीके से आपको दोबारा से एक बार पढ़ना है। ठीक है, उसको दोबारा से एक बार देखना है जिससे कि कोई मिस्टेक आपके पेपर में ना हो। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन अब तक आई होप आपने रीड करके एक बार अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। तो पहला है माय मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। तो पहले सेंटेंस का आप टेंस समझने की कोशिश कीजिए कि पहले सेंटेंस में जो है वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट में आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। चलिए फटाफट से आप अपना आंसर लिखिए, फिर मैं इसमें बताती हूँ आपका आंसर करेक्ट क्या होगा। अगर आपको आंसर फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि आपका इसमें आपका क्या आंसर आपको लगता है। चलिए फटाफट से लिखिए अपने आंसर। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो माय मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो माय मदर जो है वो पहले तो आप ये सोचिए वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, माय मदर की बात हो रही है तो एक लेडी की बात हो रही है। ठीक है, एक ही तो मदर है। ठीक है, माय मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की बात कर रहे हैं। मेरी मतलब ये आप स्टेटमेंट मान सकते हैं फैक्ट में कि मेरी मम्मी जो है वो जल्दी सुबह उठती हैं। सो जो भी वर्ड आपका सिंगुलर है उनके साथ एस या ईएस लगता है प्रेजेंट टेंस।
ठीक है। तो अब इसके अंदर गेट नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि गेट जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। गेट्स लग सकता है, क्यों? क्योंकि हमने जैसे आपको बताया ये प्रेजेंट टेंस है। विल बी तो ये फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है, तो फ्यूचर में तो ये नहीं आ सकता। एंड शैल बी ये भी फ्यूचर की बात हो गई, तो फ्यूचर का टेंस तो ये नहीं है। तो ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेट्स। ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी बात की जा रही है, आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। तो आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया हो। अगर आपका आंसर एम राइटिंग है तो मैं उससे भी बता देती हूँ, वॉज राइटिंग, विल राइट एंड रोट। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सो आई एम राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। तो when he came to my house, अब इसमें जो came है that is talking, मतलब इसके अंदर came जो है उससे आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं came, तो इसमें इस वजह से इसमें am राइटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, एम राइटिंग का हो गया, यानी कि अभी की बात कर रहे हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। तो ये सेंटेंस आपका जो टेंस है वो रॉन्ग हो गया कि हम जो सेंटेंस है उसमें आखिर में तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने एम लगा दिया, तो उसमें प्रेजेंट, तो मतलब टेंस जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस का। नाउ वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें केम आ रहा है तो इससे आपको जो है वो पास्ट में ही लिखना है, और वॉज जो है वो आपका पास्ट का ही पार्ट है। कौन से उसका पार्ट है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। वॉज, वर, ये सारे आपके पास्ट में आते हैं। और राइटिंग। नाउ नेक्स्ट है विल राइट। आई विल राइट अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। विल जो है वो फ्यूचर का पार्ट है, केम जो है वो पास्ट का पार्ट है, तो दोनों का ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपका रोट। आई रोट अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। जो रोट है वो आपका किस में आएगा? वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होगा, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का। तो ये जो है ये भी आपका जो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट नहीं है, क्योंकि आई रोट अ लेटर मतलब मैं लिखता था। ठीक है, लिखता था नहीं हो पाएगा, मैं लिख रहा था। ठीक है, तो रहा था कॉन्टिन्यूस हो गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूस होने की वजह से इसमें आई के साथ क्या आएगा? वॉज, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। सो आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। ओके, सो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया हो कि आपका आंसर किस किस तरीके से आएगा। सो तो इसमें आपका आंसर हो गया गेट्स, और इसमें आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो अब इसके अंदर आपका गेट्स आंसर है, इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा वॉज राइटिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे अगर हम आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आपके सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अब इन दोनों के बीच में जो है कंसेंसस बनता है कि हम सेंटेंस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग वर्ब करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है वो वर्क करती है। तो वर्ब जो है वो हमेशा इस पर डिपेंड करेगी कि आपके सब्जेक्ट में, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, उसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा हम ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है खुद को मोल्ड कर लेती है। उसके बाद जो कुछ एडिशंस जो होते हैं आपकी, कि अगर आपके सेंटेंस में कुछ और डिफरेंट वर्ड आ गए, जैसे इसमें आ गया आपका मस्ट आ गया, मेजॉरिटी आ गया, नंबर ऑफ आ गया, वन ऑफ द आ गया, ठीक है, तो ऐसे अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके हिसाब से आपका सेंटेंस की जो आपकी वर्ब होती है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब होती है उसके जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं। जो बेसिक रूल है वो आपका क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आपके जो रूल्स में आपको बताए गए हैं, टोटल आपके 23 एक्सेप्शंस, जो मतलब 23 जो आपके रूल्स हैं इसके, अगर आप वो उसको पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में आप क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे। उन रूल्स को आपको कम से कम 2 या 3 बार आप देख लेंगे ना, तो आपके जो रूल्स हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और आपको जब भी क्वेश्चन उसका सामने आएगा तो आपका रूल एकदम माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन जो है हम उसके देखते हैं कि किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन फ्रेम होके आएंगे। अब जैसे इसके अंदर मोर बॉयज लिखा हुआ है देन वन, ठीक है, अब इसके अंदर मोर बॉयज देन वन, यानी कि आपका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें मोर देन ऐड हो गया। ठीक है, अब मोर देन वन प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, अब फटाफट से आप अपना आंसर सोचिए कि इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि वर, हैड, इज और हैव में से क्या आंसर होगा। अब इसके अंदर ये तो आपको पता चल गया है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट की बात कर रहा है, तो इसके अंदर पास्ट में से ही कुछ आएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही लिखिए मोर बॉयज देन वन प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब कि हो चुका, प्रेजेंट था क्लास में।
तो अब इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा कि वर आएगा, हेड आएगा, इज आएगा, हैव आएगा। दो चीजें तो आपकी वैसे कैंसिल हो गई कि इज नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता। नाउ मोर बॉयज देन वन, और नेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं ग्रोइंग फ्लावर्स डैश अ टफ जॉब, इसके अंदर इज आएगा क्योंकि इसमें फ्लावर्स लिखा है, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या आना चाहिए, इज आएगा, आर आएगा, हेड आएगा, हैव आएगा। और इसके अंदर एक वर्ड और है, दैट इज ग्रोइंग। ठीक है, अगर ये जो ग्रोइंग है आपके हिसाब से, ये अगर आपके आईएनजी वाले कोई वर्ड आ जाते हैं जिनको हम जेरेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, अगर आपके आईएनजी वाले कुछ वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं, अगर सब्जेक्ट के साथ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रूल क्या होता है, ये भी अगर जब आप रूल्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तब आप अच्छे से क्लियर आपको हो पाएगा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। ना मोर बॉयज देन वन, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉयज लिखा है तो हो सकता है कि इसमें मतलब प्लूरल होना चाहिए, और अगर यहाँ पे वन लिखा है तो आपको लग सकता है कि नहीं यार ये तो सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके माइंड में आ सकता है कि हाँ क्या बनेगा। लेकिन अगर मोर बॉयज देन वन ऐसा कुछ रूल आपका ये कहता है कि इस तरीके के अगर सेंटेंस आ जाते हैं, जो बॉयज है वो यहाँ आ गया, देन यहाँ आ गया है, तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, वर। ठीक है, मोर बॉयज देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो अब इसके अंदर किसके अकॉर्डिंग लगा है आपका रूल, बॉयज के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे मोर देन वन बॉय, ठीक है, मोर देन वन बॉय इसके अंदर आता तो हम इसके अंदर इज लगाते, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्योंकि मोर देन अगर एक साथ आ जाता है तो आपका सिंगुलर लगता है, लेकिन मोर और देन इसमें अलग अलग आ रहा है, उसके बीच में बॉयज आ रहा है, तो हमने बॉयज के अकॉर्डिंग इसमें क्या यूज करेंगे, वर। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वर। ग्रोइंग फ्लावर्स डैश अ टफ जॉब, सो ग्रोइंग फ्लावर्स, ग्रोइंग जो है वो आपका एक, जिसकी किसी भी उसमें अगर आईएनजी लग जाता है तो दैट इज अ जेरेंट। ठीक है, उनको हम जेरेंट्स कहते हैं। जेरेंट्स यानी कि ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसी वर्ड जिनके साथ आईएनजी लग रहा है तो उनको हम जेरेंट्स कहते हैं। अब ऐसे वर्ड्स जब इसके आगे आ जाए तो हम फ्लावर्स के अकॉर्डिंग इसमें प्लूरल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रोइंग लिखा है तो हमेशा जितने भी जेरेंट्स हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। ठीक है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, तो इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, इसमें आर नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। ठीक है, सो इसका जो आंसर है, वन वर प्रेजेंट इन द क्लास एंड ग्रोइंग फ्लावर्स इज अ टफ जॉब। ठीक है, सो क्लियर हो गया, जितने भी जेरेंट्स होते हैं उनके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, और जितने भी, जैसे हमने मोर बॉयज देन वन, तो मोर और देन अगर एक साथ होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन पर और मोर और देन के बीच में यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्ब जो है वो सेलेक्ट करी, ना कि हमने वन के अकॉर्डिंग अपनी वर्ड सेलेक्ट करी। ठीक है, हमने किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करी है, बॉयज के अकॉर्डिंग, मोर बॉयज देन वन, तो बॉयज के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब हो गई वर। ठीक है, वर इज अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब जो है आपकी वो इसमें आ गई। रूल के बाद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें सेंटेंस जो है वो समझ नहीं आ रहा है क्लियरली, लेकिन जब आप रूल पढ़ेंगे, जब आप उसको और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको थोड़ा ब्रश अप, मतलब क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये वाले सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, चलिए रिपोर्टेड स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपके दो क्वेश्चंस है, फटाफट से इसका आंसर आपको जो लगता है कि इसमें ABCD में से कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, फटाफट से आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आपको कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है। फिर हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले मैं रीड कर लेती हूँ जब तक आप इसका आंसर लिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सोनिया सेड यू हेल्प माई सिस्टर। अब रिपोर्टेड स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं, और रिपोर्ट करना यानी कि किसी ने कोई बात करी है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने वर्ड में बता रहे हैं कि उसने क्या कहा मुझे, या फिर उसने किसी को क्या कहा। तो अब वो जो बात है वो आपके इन्वर्टेड कॉमास में होती है। लाइक जैसे इसमें बोला सोनिया ने क्या कहा, यू हेल्प माई सिस्टर, कि तुम मेरी सिस्टर की हेल्प करते हो। नाउ यू, अब इसके अंदर हम रिपोर्ट करते टाइम यू ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें बोला, अगर किसी ने तुम्हें बोला कि यार तुम मेरी सिस्टर की हेल्प करते हो, तो हम किसी और को यानी कि थर्ड पर्सन को बताते टाइम ये बोलेंगे ना कि हाँ उसने बोला कि तुम मेरी सिस्टर की हेल्प करते हो। ठीक है, अब तुम मेरी सिस्टर की हेल्प क्या बोलेगी, कि मैं उसकी सिस्टर की हेल्प करता हूँ। ठीक है, अब ये बात भी हम पास्ट में कर देंगे, क्योंकि उसने तो उस टाइम प्रेजेंट में बोला था। ठीक है, कि यू हेल्प माई सिस्टर, यानी कि तुम मेरी सिस्टर की हेल्प करते हो, उसने ये बोला था। अब हम क्या बोलेंगे, उसने ये बोला कि मैं उसकी सिस्टर की हेल्प करता था।
ठीक है। यू सेड यू हेल्प माई सिस्टर, अब इसके अंदर सोनिया सेड दैट आई हेल्प हर सिस्टर, अब हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, सोनिया सेड टू मी दैट आई हेल्प द सिस्टर, अब इसके अंदर सेड टू मी, अब इसके अंदर हमें नहीं पता उसने मुझे बोला, ठीक है, कि या फिर अब किसी, अब टू मी हम इसके अंदर नहीं मार्क करते हैं, ठीक है, जब तक हमें क्लियर ना हो। सोनिया सेड दैट आई हेल्प द सिस्टर, दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर, व्हाई, क्योंकि हम सेड का क्या करते हैं, सेड दैट, ठीक है, सेड का हम सेड दैट कर देते हैं, सॉरी, अब सेड का हम क्या कर देते हैं, सेड दैट, एंड आई की जगह हमने यू की जगह क्या चेंज कर दिया, आई, और हेल्प का क्या हो गया, हेल्प, और माई की जगह हमने चेंज करके क्या लिख दिया है, हर, ठीक है, सो हर सिस्टर। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सोनिया सेड दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर, sorry you, this is not working. Now he said to us, are you going to market today, तो उसने क्या बोला, क्या तुम, are you going to market today, ठीक है, कि क्या तुम आज मार्केट जा रहे हो। अब he said to us, ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क, तो उसने क्वेश्चन पूछा है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसमें said नहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे asked, ठीक है, तो हम he asked, अब उसने पूछा, किससे पूछा, अब इसमें to us लिखा है तो हम इसमें मेंशन करेंगे he asked us, क्योंकि इसमें नहीं बोला गया था कि किसको बोला, तो हम इसमें हमने मेंशन नहीं किया। जब आपको इसमें मेंशन होगा, ठीक है, रिपोर्ट जब आप करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि he said to us, तो he asked us, ठीक है, चलो इतना तो ये करेक्ट है। अब इसके बजाय यानी कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या लगाया, इफ, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। सो इफ जो है इसको लगाने के बाद आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे, अब आर को, उसने तो क्वेश्चन पूछा लेकिन हम रिपोर्ट करते टाइम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो यू आर करेंगे लेकिन यू को भी हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि वो उसने तो बोलते टाइम तुम बोला था ना, तो हम तो ये बोल रहे हैं, हम अपनी बात करेंगे दैट वी, तो वी, अब आर एज इट इज नहीं रहेगा, आर को भी हम कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, वर, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसकी बजाय क्या आ जाएगा, वर, और गोइंग एज इट इज रहेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है पास्ट में भी, एंड टू मार्केट। अब टुडे को भी हमने कन्वर्ट करके किस में कर दिया, टाइम भी चेंज हो जाता है, प्लेस भी चेंज हो जाता है, तो टाइम जो टुडे था उसको हमने चेंज करके दैट डे कर दिया। उस दिन तो वो उस दिन टुडे बोला था, तो आज हम रिपोर्ट करते टाइम टुडे नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उस दिन की बात करते हैं। जब आप अपने नॉर्मली भी बोलते हैं किसी और इंसान को, थर्ड पर्सन से जब आप बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे ना कि उसने ये बोला था, कि वो उस दिन यानी कि उसी दिन की बात कर रहे हैं, तो आज की नहीं बोलेंगे। तो आप जिस तरीके से किसी और को, थर्ड पर्सन को कोई बात बताते हैं, तो उसी तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स भी उसी तरीके से वर्क करते हैं। जब आप इसकी क्लास लेंगे तो आपको प्रॉपर हर रूल पता चलेगा, तो आप इसके सेंटेंस को और अच्छे से कर पाएंगे। तो फर्स्ट में जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा कि सोनिया सेड दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर, ठीक है, he said to us का क्या हो जाएगा, he asked us if we were going to market that day, ठीक है। सो फर्स्ट वाले का सी एंड सेकंड वाले का ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपने काफी पहले, मतलब सेंटेंस में जो लिखा है उसका मतलब जो है वो अलग होता है, ठीक है। इडियम्स और फ्रेजेस इस तरीके से वर्क करते हैं कि मतलब लिखा कुछ और है, बोलना कुछ और चाह रहे हैं। तो इसमें जो पहला जैसे आपका फैक्ट, टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, ठीक है। कोई किसी के सर पे यार हेड पे ऐसे नेल तो नहीं लगाता ना, तो अब ही सेड ही टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब कि जो लिटरल मीनिंग है उसके जो पीछे जो बैक स्टोरी में कहना चाहता है आपको नरेटर, यानी कि जो बोल रहा है इस बात को, वो कहना क्या चाहता है। तो अब इसके चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है फटाफट से आप लिख के बताइए कमेंट में, तब तक मैं रीड करती हूँ आपके लिए कि इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। पॉसिबल आंसर आपका बन सकता है टू डू द राइट थिंग, यानी कि कोई सही चीज करना। टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, मतलब किसी की रेपुटेशन को तहस नहस कर देना। टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, मतलब किसी के कोई फिक्स व्यू है जिसको हम बता रहे हैं। टू टीच समवन अ लेसन, यानी किसी को मतलब लेसन सिखाना, ठीक है, मतलब किसी को सबक सिखाना। अब आपको क्या लगता है टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, मतलब कि बिल्कुल सही चीज पे, यानी कि सही निशान में, राइट जगह पे मार्क करना। तो अब इसके अंदर आपको सेंटेंस से ही समझ आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं सही चीज की, ठीक है। टू डू द राइट थिंग, ठीक है, सही चीज करना। टू डू द राइट थिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इडियम, ठीक है। टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड मींस टू डू द राइट थिंग, यानी कि सही चीज करना। बाकी तीन जो है ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं, उनकी जो मीनिंग है, उनके जो इडियम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, टू डू द राइट थिंग।
टू स्मेल अ रैट, ठीक है। टू स्मेल अ रैट यानी कि जब होता है ना कुछ गड़बड़ चल रही है यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जैसे बोलते हैं कुछ गलत गंदी सी स्मेल आ रही है, तो दैट इज अ मतलब कोई रैट स्मेल कर लेना, ठीक है, कि कोई मरा हुआ चूहा इस तरीके से, टू स्मेल अ रैट। अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है, 4 ऑप्शंस में रीड कर रही हूँ, समझते हैं, फिर आप अपना आंसर कमेंट में तब तक लिखिए। टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, मतलब कि कोई प्लेग आने वाला है, ठीक है, कोई बीमारी आने वाली है। टू गेट बैड स्मेल ऑफ अ डेड रैट, मतलब कि बहुत गंदी स्मेल आना। यार जो लिखा है उसका एज इट इज मीनिंग तो नहीं है क्योंकि ये ईडीएम है। टू सस्पेक्ट अ फाउल डीलिंग, यानी कि कोई गलत चीज को सस्पेक्ट कर लेना, मतलब कि कुछ गलत हो रहा है। टू बी इन अ बैड मूड, मतलब कि बहुत गंदे मूड में होना, बहुत खराब मूड में होना। तो इसका आंसर जैसे कि आपको इसमें लिखा है टू स्मेल अ रैट, मतलब कि कोई गलत चीज का पता लगा लेना या फिर कोई चीज डाउट होना कि यार कुछ गलत हो रहा है। सो टू सस्पेक्ट अ फाउल डीलिंग इज अ राइट आंसर फॉर दिस ईडीएम। तो करेक्ट, आपको पता चल गया होगा। ऐसे बहुत से ईडीएम्स हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे और भी ईडीएम्स को हम देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा हम एक पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएंगे किस तरीके क्वेश्चन फ्रेम आएंगे और उसका मीनिंग जो है आप किस तरीके से पता लगाएंगे। जो लिखा है एज इट इज उसका मीनिंग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पर हाँ अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो आप उसका करेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया, दिस इज द टू डू द राइट थिंग इज द करेक्ट आंसर, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। चलिए सिनोनिम और एंटोनिम्स देखते हैं। अब दिस इज एंडलेस, ठीक है। सिनोनिम्स आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स आप पढ़ेंगे बहुत सारे एंटोनिम्स हैं। अब ये वर्ड्स जो है हम आपको थोड़े से वर्ड्स तो सिखा सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ उसमें से आएंगे, लेकिन आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी जो डीलिंग्स है, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का शौक है, डिक्शनरी आपको देखने का शौक है या आपको वर्ड सर्च करने का शौक है, तो ये आप और अच्छे से कर पाएंगे ये सेक्शन सिनोनिम और एंटोनिम, क्योंकि वर्ड जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम जितने वर्ड सिखा सकें, ठीक है, वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। और हम ये मानते हैं कि हाँ उनमें से ही कहीं ना कहीं 1-2 वर्ड अगर आपके आ जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो आएगा मुश्किल से, एक सिनोनिम का एक एंटोनिम का, ठीक है, अगर वो 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा तो आपको 2 नंबर इसके अंदर करेक्ट मिल जाएंगे। So find synonym of the word adversity, ठीक है। एडवर्स होना यानी कि अब आपने कभी एडवर्सिटी सुना होगा कि मतलब बहुत बुरी हालत, मतलब बहुत एडवर्स सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन चल रही है। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है, यानी कि सिमिलर, ठीक है, सिमिलर जिसका मीनिंग हो। सो फेलियर, हेल्पलेसनेस, मिसफॉर्च्यून एंड क्राइसिस। अब ये कुछ वर्ड्स जो है ना ये आपको सिमिलर से लगेंगे, मतलब कि यार ये फेलियर का मतलब भी हो सकता है एडवर्स सिचुएशन हो, ठीक है, हेल्पलेसनेस यानी कोई बहुत बुरी हालत चल रही है, ठीक है, वो भी हो सकता है। मिसफॉर्च्यून यानी कि आपकी किस्मत खराब हो जाना, ठीक है, वो भी हो सकता है। और क्राइसिस यानी कि आपदा आ जाना कोई। एडवर्सिटी जो है उसका जो सबसे नजदीक आपको जो इसके अंदर लग सकता है वो है मिसफॉर्च्यून, ठीक है। सो एडवर्स सिचुएशन होना यानी कि आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ही खराब टाइम पीरियड चल रहा है, दैट इज मिसफॉर्च्यून आपका चल रहा है। So that could be the correct answer would be misfortune. अब इसका आंसर जो आपको पता है फटाफट से आप इसका आंसर लिखेंगे। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनकरेज, ठीक है। एनकरेज का आपको मतलब बताना है कि एनकरेज का जो करेक्ट एंटोनिम यानी कि उसका अपोजिट क्या हो सकता है। डैम्पन, डिसअप्रूव, डिस्करेज या वार्न। सो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो आपका क्या होगा, जैसे ही आपको वर्ड से सजेस्ट हो रहा है एनकरेज, तो एनकरेज का बहुत ही आपको बिना कोई दिमाग लगाए आपको पता चल जाएगा इसका जो मीनिंग है होगा वो एंटोनिम जो होगा वो क्या होगा, डिस्करेज, ठीक है। किसी को एनकरेज करना, ठीक है, दिला वो देना, बढ़ावा देना कि आप कर सकते हैं, आप बहुत कर सकते हैं। डिस्करेज करना मतलब किसी को वो करना, डिमोटिवेट करना कि यार तुमसे नहीं होगा, तो मोटिवेशन का डिमोटिवेट होता है, तो इसी तरीके से एनकरेज का डिस्करेज। तो ऐसे ही काफी सारे वर्ड्स हम करेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। सो इतना कोई आपको मतलब आप जब वर्ड्स सीखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई वर्ड आपको टकरा ही जाएगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपका लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि आपने कोई एक वर्ड उसके लिए बोला, ठीक है, कि अगर जैसे सेंटेंस में आपको पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, मतलब इसके लिए कोई एक वर्ड क्या होता है, तो आपको उसका पता चल जाएगा कि हाँ ये जो वर्ड है वो इस सिचुएशन के लिए यूज होता है या फिर इस चीज के लिए कहा जाता है। लाइक जैसे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखे बताइए कि कौन कौन से इसके आंसर हैं। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई अपनी ही कहानी जो है उसे लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके हिसाब से उसे बायोग्राफी कहते हैं, उसको क्लाइमेक्स कहते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या फिर उसे कैटास्ट्रॉफे कहते हैं?
क्या कहते हैं आपके अकॉर्डिंग? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन तब तक मैं रीड कर लेती हूँ। से वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जो किस्मत में बिलीव करता हो, फेट में बिलीव करता हो, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उसको फेटलिस्ट बोलेंगे, नार्सिसिस्ट बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे या फिर न्यूमिस्मेटिस्ट बोलेंगे? हम बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग समझेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से पहले वाले का आंसर हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं कि हर वर्ड का मीनिंग है क्या। तो आपका पहला था वो था बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होती है कि अब बायोग्राफी इज सिंपली अ स्टोरी ऑफ अ रियल पर्सन्स लाइफ, यानी कि बायोग्राफी वो पर्सन खुद नहीं लिखता, बायोग्राफी जो है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, उसकी स्टोरी के ऊपर, यानी कि उसके बारे में लिखी जाती है। अब उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है कोई किसी ने पढ़ी, मतलब सीखा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, उससे पता किया, उसके बाद उसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है। कुछ लोगों के मरने के बाद उनकी बायोग्राफी लिखी जाती है। कुछ लोग जो है वो कुछ लोगों को हायर करते हैं कि आप मेरे लिए बायोग्राफी लिखो। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है अब इसके अकॉर्डिंग? तो बायोग्राफी तो है आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं, जो पर्सन अपनी खुद की लाइफ स्टोरी लिखता है। सो बायोग्राफी कुड नॉट बी अ राइट आंसर। क्लाइमैक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ बुक, यानी कि जब क्लाइमैक्स बोलते हैं ना कि यार इस मूवी का क्लाइमैक्स क्या होगा, मतलब कोई भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो स्टोरी का, यानी कि जिसके अंदर कुछ नया कुछ ओपन हो रहा हो, तो जो आपकी सबसे आपको लगे ना कि हाँ क्लाइमैक्स जो है वो ओपन हो रहा है, तो उसका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है उस बुक का या फिर उस मूवी का, तो उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? वो पर्सन जिसकी स्टोरी उसने खुद लिखी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन ओनली, यानी कि द स्टोरी ऑफ द पर्सन लाइफ जो वो खुद लिख रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद की, ठीक है, और बायोग्राफी मतलब अपनी लाइफ स्टोरी लिखना। तो ऑटो मतलब कि खुद से लिखना और बायोग्राफी स्टोरी, तो ये क्या बन गया? ऑटोबायोग्राफी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है आपका कैटास्ट्रोफे, उनको बोलते हैं सडन डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग, मतलब कि जिसकी वजह से कोई आपदा आ जाना, ठीक है, एक तरीके से, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से होता है उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफे। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो आपको बाकी वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए जिससे कि आप ऑड वन आउट कर सकें। आपके लिए मेन जो है वो बन सकता था बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको क्लियर किया, तो आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होने के बाद आप इसका करेक्ट आंसर टेक मार्क क्या कर सकते हैं। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका था फेट के लिए, यानी कि ऐसा पर्सन जो अपने फेट में बिलीव करता, तो इसका करेक्ट आंसर है फेटलिस्ट। तो चलिए फेटलिस्ट का मीनिंग जानते हैं क्या है। वही कि द फेटलिस्ट इज समवन हु होल्ड्स अ स्पेसिफिक बिलीफ अबाउट लाइफ, ठीक है, कि जिसका कोई बिलीफ है अपनी लाइफ के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि हाँ मेरा मतलब फ्यूचर जो है वो इस तरीके का होगा, या फिर मेरे भगवान ने मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रखा है, दैट इज अ फेटलिस्ट। नाउ नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? जो पर्सन जो है उसका इंटरेस्ट एडमायर, मतलब ये खुद के ही बारे में सोचता है कि मेरे से अच्छा या मेरे से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता, या मेरा ही डिसीजन सबसे मेन है, बाकी सबका डिसीजन मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, दैट पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होगा? जो पर्सन जो है वो वुमेन के राइट्स के लिए, इक्वल राइट्स के लिए बिलीव रखता हो, ठीक है, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं, समवन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, ठीक है। तो फेमिनिस्ट आजकल बहुत ज्यादा आप ये वर्ड सुन रहे हैं, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होगा? पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, ठीक है, जो पर्सन कॉइन और मेडल कलेक्ट करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको क्लियर होगा। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? फेटलिस्ट, क्योंकि वर्ड से क्लियर हो गया, जो फेट में बिलीव करता है दैट इज अ फेटलिस्ट। So these kind of words could be मतलब there in your exam, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स आपके आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, ऑटो, या आपके एंटोनिम सिनोनिम्स वाले। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका डेली पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस टेस्ट है, मैं चाहती हूँ आप वो जरूर फिर करें, जिससे आपको अपना एक लेवल भी पता चलेगा कि आपने किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपके अभी कुछ टाइम में तक, जब तक आपकी जो स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और अपने कोर्स के लिए, ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करके उसके लिए प्रिपेयर करें। आपके जून के लास्ट में, जब तक आपका ये समर वेकेशन चलता रहता है, उसके जून के लास्ट में आपका इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, तब तक आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी आपके पास अभी 2 मंथ्स का टाइम है, और आप फटाफट से हमारे कोर्स में ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके पास टाइम है, आप हमारे साथ ज्वाइन जुड़िए, और हमारे टीचर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है, कि तीनों जो आपके सेक्शंस हैं, ठीक है, जो जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन है जिसके अंदर रीजनिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सब आएगा। सेकंड पोर्शन कम्युनिकेशन, और जो उसके अंदर ग्रामर का पोर्शन है जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड थर्ड पोर्शन आपका जिसके अंदर आपको
साइंस का और मैथ्स का टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो वो दोनों भी आपको बहुत अच्छे से सारे ही टॉपिक, सारे ही आपके सेक्शन जो है टीचर्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। और इन केस अगर आप बुक भी रेफर करना चाहते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए, तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपको बुक भी ऑफर कर रहा है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रिपेयर की गई है। हमारे काफी सारे टीचर्स जो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं उन्होंने ही इस बुक को प्रिपेयर किया है, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं, जिससे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। डेली आपका हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का सेंटर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 लक्ष्मी नगर में है, ठीक है। तो आप उसके पास यहाँ पे आके हमारे नंबर पे कॉल करके यहाँ पे आके कंसल्ट भी कर सकते हैं। और आपका जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका इसकी एंट्रेंस टेस्ट की जो मतलब आपके जो इसमें आउट होने वाले हैं अभी इसकी, ठीक है, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा जो आपके मई के स्टार्टिंग में आएगा। तो जैसे ही फॉर्म आउट होता है आप उसको फिल कर लीजिएगा, जिससे कि आप उसका एंट्रेंस टेस्ट देके अपना एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर इनकेस आपका हो जाता है तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है और आपको फ्यूचर में और अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में से क्या क्या आ सकता है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इस बार हो सकता है कि आपके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है वो आपके कम्युनिकेटिव पार्ट पे थोड़ा सा भारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो इस बार ऐसा ना हो कि ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाए तो और आपने उसको बहुत कम प्रिपेयर किया हो, तो दोनों ही पोर्शन को इक्वली प्रिपेयर करके चलिए, जिससे कि दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप दोनों में से कर पाए। सो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आप आई होप एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो अब इस बार एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं डीएसयू का, ठीक है। तो आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऐप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जो है मॉड्यूलेशन 2.0, और बाकी सारी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।